नि रे ग म प रे ग म प म रे ग म रे नि रे ध नि रे ग सा नि रे ग म ध नि ग म ध नि सा सा नि ध नि प म ध नि ध प म रे ग रे नि रे ग म प म ग म रे ग रे नि रे सा आ ना किसी की काना सुननी, ना किसी को अपनी कहनी, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, नदिया गहरी नदिया गहरी नदिया गहरी, नदिया गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी, जरा
खेवैया से मिलते रहना। राजीव, क्या आपको पता है कितना आईएफएस ऑफिसर है? हबीब भाई, हम तो सिर्फ आपको जानते हैं। और जनाब, आपकी तारीफ। भाई मेरा नाम कृष्णा है, मैं आयकर विभाग से हूँ। साहब, हम लोग गरीब हैं, अकाउंट में एक को पैसा नहीं। सच बात बताऊं, सारा माल पानी तो अपने दिवाकर साहब की तिजोरी में बंद है। भला भारतीय डाक सेवा के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है जिससे तिजोरी भरा जाए? अच्छा, आप भारतीय डाक सेवा से हैं? इसमें भी कोई शक? मेरा नाम प्रशांत है और मैं भारतीय डाक सेवा से हूँ। यहाँ तो डाक सेवकों की पूरी फौज दिखाई पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी हैं। मतलब यह हुआ कि आप आईपीएस अधिकारी नहीं हो, मगर हाँ, चेहरे से आईपीओ जरूर दिखते हो। मतलब आपने एक सब्जेक्ट कम लिया होगा। मैं आईएएस हूँ। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में शामिल हो चुके हैं। आपका योगदान इस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा सिद्ध होगा। वेलकम यू ऑल इन द इंडियन पोस्टल सर्विस। डाक व्यवस्था प्राचीन काल से भारत में थी, लेकिन जिसको अब मॉडर्न पोस्टल सर्विस कहते हैं वो लॉर्ड डलहौसी ने शुरू की 1852 साल में। और 1837 में सर रोलैंड हिल, इन्होंने एक क्रांतिकारक सुझाव ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था कि दूरी कितनी भी हो, डाक का दर एक ही होना चाहिए और वो केवल वजन के अनुपात से बढ़ना चाहिए। ये व्यवस्था अभी सभी देशों में इस समय मौजूद है। आज नौकरी का पहला दिन है और पहले ही दिन हम लोग लेट हैं। अगर तुम पहले तैयार हो जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं तैयार हूँ या ना हूँ, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? यू आर राइट। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम साथ में हो तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? किस एंगल से मैं तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही हूँ? सभी एंगल से। सर रोलैंड हिल ने और भी एक दूसरा सुझाव दिया था कि डाक टिकट का शुल्क पहले से ही लिया जाए और उसका फिर से यूज न होने के लिए उनको ऑब्लिटरेट किया जाए ताकि वो टिकट फिर से यूज ना हो। इसी तरीके से डाक टिकट का प्रारंभ हुआ और अब तो डाक टिकट की एक स्पेशल हैसियत बन गई है। यस, आईएएस और आईपीएस अधिकारी जनता पर राज करते हैं। इसी उम्मीद से हम सिविल सर्विस में दाखिल हुए। क्या आप पोस्टल सर्विस वाले भी जनता पर राज कर पाएंगे? नहीं, राज तो कोई नहीं करता, सब लोग पब्लिक सर्विस ही करते हैं। लेकिन आईपीएस, आईएएस, इनकम टैक्स, ये जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको लॉ एस्टैब्लिश करना होता है। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट है, कमर्शियल डिपार्टमेंट जैसे रेल और पोस्टल सर्विस, इनको जिनको यात्रा करनी हो या जिनको लेटर भेजने हो, वही केवल, इसके ऊपर हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन सरीन सर, डाक सेवा भी सरकारी अनुदान पर ही चलती है। या तकनीकी तौर से तो आप ठीक कर रहे हैं कि क्योंकि डाक विभाग है, इसलिए डाक विभाग की जो आमदनी होती है वो डाक विभाग उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो सरकार जमा हो जाती है। और जो डाक विभाग को खर्चा उसको चलाना है वो बजट में मिलता है। लेकिन शुरू से ही एक पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की कि डाक विभाग का खर्च और डाक विभाग की आमदनी ये एक दूसरे से समान हो, ताकि करदाता पर इसका बोझ ना पड़े। सर, क्या विदेश जाने का मौका मिलेगा? जाएंगे, आप भी जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। सर, क्या हमें भी आपका जैसा पोस्ट मिलेगा? देखिए, सभी डाक विभाग में प्रमोशंस अच्छे मिलते हैं,
तो आपकी जब बारी आएगी तो आपको भी प्रमोशन मिल जाएगा। एनी क्वेश्चन? यस सर। आप इतने वर्षों से इस पद पर हैं, क्या आप इस नौकरी से खुश हैं? अरे जो सरकार हमें तनख्वाह दे रही है उससे नाखुश कैसे हो सकते हैं? क्या महिलाओं को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को? बिल्कुल वही अधिकार मिलेगा। इस विभाग में महिला और पुरुष और महिला एक समान समझे जाते हैं। फाइनली आप लोगों की पोस्टिंग का डिसीजन लिया जा चुका है। रमेश एसएसपी जबलपुर, सुबोध एसएसपी भोपाल, जयंत एसएसपी अमरावती, पद्मा एसएसआरएम नागपुर, अजय एसएसपी नागपुर। तो आप लोग सब खुश हैं ना? यस मैम। क्या बात है पद्मा? नथिंग मैम। डोंट वरी, इवन आई हैड सेम क्वेरीज व्हेन आई हैड जॉइंड पोस्टल सर्विस, और आज भी मैं इस नौकरी से खुश हूँ। और लालजी सर, आपका कैसा रहा? बड़ी मुश्किल से पोस्टमैन से एसएसपी बन पाया हूँ। अब कुछ ही दिनों में रिटायर्ड हो जाऊँगा। माई बेस्ट विशेज विथ यू। इस डिपार्टमेंट में आपका ये योगदान सदैव याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। यू आर वेलकम। अच्छा बेटा, अब तुम मेरी जगह ले लोगे। ऐसी बात नहीं है सर, आपसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। खैर, आई होप यू ऑल विल डू योर बेस्ट। पद्मा, रूम पर जा रही हो क्या? नहीं, शॉपिंग करने। देन इफ यू डोंट माइंड, कैन आई ड्रॉप यू? ओके। इंस्पेक्शन के लिए जीपीओ निकल गया और मैं आरएमएस ऑफिस। मुझे मनुदेव से मिलना है। आइए मैम।
आरएमएस इंस्पेक्टर मनुदेव के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर हर कोई ट्रेन की स्पीड की तरह भाग रहा है। मगर इस भीड़ में भी आरएमएस के लोग अपना काम धैर्यता एवं गतिशीलता से कर रहे हैं। यह ट्रेन केवल 10 से 15 मिनट के लिए रुकती है। इतने समय में ही इनको 200 से अधिक पार्सल को चढ़ाना एवं उतारना होता है। इसके अलावा पोस्टल आर्मी के कार्यों का इंस्पेक्शन किया। ये इंस्पेक्शन मेरे लिए काफी रोमांचकारी रहा। उनकी यूनिफॉर्म को देखकर एसएसपी सुबोध की याद आई, क्योंकि वह भी अब एसएसपी सुबोध से एपीएस में कैप्टन सुबोध बन चुका है। एपीएस जाने के लिए मैं इंडिया कॉफी हाउस में अजय का वेट कर रही हूँ, मगर अजय महाशय आजाद पंछी की तरह कहीं और उड़ रहे हैं। सॉरी आई एम लेट। अच्छा, तुम्हें पता है 1976 तक पी एंड टी दोनों एक साथ थे, मगर अब पोस्ट और टेलीग्राफ दोनों अलग हो गए हैं। अब बच गया है टी यानी चाय और पी पीना बाकी है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, न जाने कहां से पी और टी करने लगा। टी 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 तो लेना ही भूल गया। इतनी देर से इस चाय को ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूं और यह है कि और भी गर्म होता जा रहा है। हाँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ जो ठहरी। टी में टेलीग्राफ भी है और टेलीफोन भी, सिर्फ चाय नहीं। तो फिर पी एंड टी दोनों अलग क्यों हैं? क्योंकि डाक विभाग का डेफिसिट पहले टेलीफोन की आमदनी से पूरा होता था, अब डाक विभाग का डेफिसिट ही रहता है। तो इसका मतलब है कि डाक विभाग हमेशा घाटे में रहता है? हाँ, लेकिन सरकारी विभाग को फायदा या नुकसान की भाषा में नापा नहीं जा सकता। लेकिन सरकारी विभाग अपने राजस्व पर अधिकार नहीं होता है और डाक राजस्व आयकर राजस्व जैसा समझा जाता है। लेकिन डाक राजस्व और आयकर राजस्व में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, एक सेवा की कीमत है तो दूसरा विधिवत टैक्स। और वैसे भी राजस्व खर्च राजस्व आमदनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि नेट बोझ करदाता पर ना पड़े। यही कहना है ना? हाँ। अब चलें? मगर कहाँ? कैप्टन सुबोध ने लंच के लिए एपीएस कैंपटी में बुलाया है। सुबोध? अपना सुबोध अब एसएसपी से कैप्टन हो गया है। तुम देखना कितना मजा आएगा जब वो मुझे सैल्यूट करेगा। मगर वो भला तुम्हें क्यों सैल्यूट करेगा? अरे, हमारी भी गरिमा है और महिलाओं को तो एक पद ऊंचा समझा जाता है। कभी शकल आईने में देखी है?
हमेशा एक बात आगे समझा जाता है। कैप्टन सुबोध, देखा, मैंने कहा था ना कि सुबोध मुझे देखते ही सैल्यूट मारेगा। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि तुम्हें विधिवत ट्रेनिंग देकर ऑफिसर बना दिया गया होगा? तो फिर लोग क्या कहेंगे? यही कि कोई पागल कैदी पागल खाने से फरार हो गया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम वो सब कुछ करते हैं एक सेना का विधिवत जवान करता है। हमें फौज में पूरी तरह ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी शामिल हो सकती हूँ क्या? तुम्हारा तो श्योर नहीं है, लेकिन अजय निश्चित रूप से शामिल हो सकता है। मैं? लेकिन इसमें तो फौजियों को शराब दी जाती है और मैं शराब नहीं पीता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये बताओ कि एपीएस के बॉस कौन हैं, सिविलियंस या फौजी? हम सिविलियंस को बताते हैं कि भाई हम फौजी है, और फौजियों को बताते हैं सिविलियंस है। और इस तरह अपने डिपार्टमेंट का फायदा उठाते हो? हाँ, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ खबर कब दोगे? कैसी खबर? मतलब तुम लोग शादी कब करोगे? शादी ना बाबा ना, अभी नहीं करनी है शादी। और वैसे भी शादी के बाद इंसान बकरे की तरह हलाल हो जाता है, और मुझे भी मरना थोड़ा ही है। अगले हफ्ते ही कर रहे हैं हम लोग शादी। बधाई हो, बाप बनने वाले हो। What? मतलब शादी करने वाले हो। So, here we are. Yes, here we are. Married? Married. Wasn't it more thrilling when we were courting? No, I think the excitement begins now. Cha. This is a routine. कल यूनियन लीडर की मीटिंग है, मेरे कपड़े आयरन कर देना। मुझे भी मीटिंग में जाना है। मगर प्रशांत जी, आप कोई भी निर्णय ठीक ढंग से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से आज भी हमारे लोग बड़ी परेशानी में हैं। आप पीएमजी तो बन गए हैं, लेकिन आपकी स्थिति आज भी वही है। बताइए कौन से काम नहीं हुए आपके? देख लीजिए, रमेश नगर में पोस्टमैन गर्म धूप में लंबी दूरी तक पैदल चलते हैं, उनके पास छाता नहीं है। डाक डिलीवरी रूम में अभी तक कूलर नहीं लगा। अजय जी, हम कूलर प्रदान कर रहे हैं। कब? गर्मियों के बाद? अगले सप्ताह। ओवर भुगतान का क्या? लेकिन मेल स्टैटिस्टिकल तो नीचे आ रही है। पार्सल यातायात ऊपर जा रहा है। जी, मैं मानता हूं कि हमारा कोरियर ब्रेड एंड बटर का काम कर रहा है, लेकिन हमारा कंपटीशन प्राइवेट कुरियर के साथ है। एब्सोल्युटली, अजय एकदम सही बोल रहा है। प्राइवेट कुरियर पोस्टमैन को बेहतर सुविधाएं देती हैं। ओह रियली? क्या उनके पोस्टमैन को हमारे पोस्टमैन की तरह वेतन मिलता है क्या? और क्या उनको पेंशन या स्वास्थ्य सुविधा भी मिलती है? इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं। पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पे हमारा अधिकार है। तब तो यह एक अच्छी खासी बिजनेस हो गई। हम सरकारी सेवा में विश्वास रखते हैं, न कि सरकारी सेवा के व्यापार में।
दरअसल हम व्यापार ही करते हैं। इनफ अजय, ओवर टाइम भुगतान की देरी पर गौर किया जाएगा। और कुछ? मैं क्या बोलूँ, अब तो अजय साहब ही बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, डाक भवन की एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया है। आई हैव टू लीव नाउ। और उस काम का क्या जिसका? इस बार काम जल्दी होगा, आप फिक्र ना करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, समय के साथ साथ हालात बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती रहती हैं, हमारे चेहरे बदलते रहते हैं, हम जवां से वृद्ध होते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा डिपार्टमेंट भी कभी जवां हुआ करता था, मगर धीरे धीरे हमारा डिपार्टमेंट बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। सीनियर ऑफिसर्स होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इस डिपार्टमेंट को एक नई दिशा दें। लेकिन हम क्या करें, मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से कभी नहीं आवे और इससे हमें पता भी नहीं चले कि हमारी डिपार्टमेंट जा कहाँ रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें मासिक रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा। क्यों नहीं होती जी, हम राइट है ना? ग्रामीण मंत्री क्षेत्रों के बारे में सही ध्यान देते हैं, इसके बावजूद भी शाखाओं की हालत बहुत नाजुक है। इसी के आधार पर राजीव सिंह की बात सही साबित हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निदेशालय की मंजूरी के बिना डाकघर की शाखाओं को कभी भी किसी भी हालत में बंद नहीं किया जा सकता, ग्रामीण मंत्री रहें या ना रहें। बट पद्मा जी, कुछ शाखागारों में वेतन के अलावा कोई लेन देन नहीं होता, और ऐसी परिस्थितियों में मेरी माने तो ऐसे ब्रांच को बंद कर देने में ही सरकार की भलाई है। फिर भी मिस्टर रेड्डी, आप पोस्ट ऑफिस के किसी भी ब्रांच को सीधा बंद नहीं कर सकते हैं। इससे हमारे डिपार्टमेंट को बहुत नुकसान हो सकता है। पर आपको तो कोई घाटा नहीं हो रहा ना मिस्टर दिवाकर? मतलब सरकारी पैसे तो मिल रहे हैं ना आपको? रेड्डी जी, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। जिस डिपार्टमेंट ने आपके लिए इतना कुछ किया है, आपको इतना कुछ दिया है, उसे बचाने के बजाय उसे बंद करने की बातें कर रहे हैं। तो क्या अकेले ही हम सब कुछ संभालें? आप कहाँ अकेले हैं मिस्टर सिंह। एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी ड्यूटी संभाल लीजिए। और आप जूनियर ऑफिसर होने के नाते चुप रहे तो बेहतर होगा, इसी में आपकी सेहत की भलाई है। मिस्टर राजीव, आप इस डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख कर बात कीजिए। मेरे ख्याल से यूँ आपस में लड़ने के बजाय हमें साथ मिलकर कुछ सोचना चाहिए ताकि कोई रास्ता निकल सके। She is right. What right? दरअसल ये पोस्ट ऑफिस के मार्केटिंग के बारे में बात कर रही है और आप लोग कुछ सुनते ही नहीं। हमें समझाने से पहले आप खुद समझ लीजिए मिस्टर दिवाकर। मुझे लगता है कि अब चलना चाहिए। अरे चाय तो पीते जाइए राजीव जी। चाय थोड़ी ठंडी हो गई है। काश तुम्हारा गुस्सा भी चाय की तरह ठंडा होता तो थोड़ा पीना आसान हो जाता। तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, लाओ मैं गर्म करके लाता हूँ। अच्छा, वैसे कल डाक भवन की बैठक कैसी रही? कुछ खास नहीं, एक भी टॉपिक सही से डिस्कस नहीं हो पाया। हाँ, तुम्हारा बस चले तो तीसरा विश्व युद्ध हो जाना चाहिए, है ना? युद्ध हो ही जाता तो ही बेहतर होता। तुम्हारी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम हर बात को दिल पे ले लेती हो। वैसे मैंने सुना है कि सर्किलों के प्रमुख से कहा गया है कि डाक भवन में व्यापार कैसे करना चाहिए। व्यापार? हम लोग व्यापार करते हैं? मतलब हम लोग एक सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जनता हमसे क्या चाहती है और क्या जनता अपनी मांग की कीमत अदा करने को तैयार है। यदि तैयार है तो हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं ताकि करदाता पर एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े। तुम्हारा कहने का यही मतलब है ना कि हमारी राजस्व आमदनी हमारे राजस्व खर्चे से कम ना हो, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन हम गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं। सच में?
फिर से सोचो, क्योंकि अगर पोस्ट कार्ड फ्री में भी दिया जाए ना तो भी कोई नहीं लेगा। मगर ये तो आमदनी की बात है, डाक विभाग में खर्चे ही क्या हैं? पूंजी निवेश ना के बराबर है, कर्मचारी वेतन, भत्ता, पेंशन, यही सब तो है, और उसमें कम करने की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन सेवा दी जा सकती है। जो जनता आज की तारीख में कीमत अदा करके लेना चाहेगी, तभी हमारा आज का अस्तित्व खड़ा होगा, जिससे कि अन्य सरकारी विभाग को ऐसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। नहीं तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे 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 जिएंगे मगर मुस्कुरा ना सकेंगे कि अब जिंदगी में मोहब्बत नहीं। लो, तुम्हारी लाडली बड़ी हो गई है, एक कांच लगवाया नहीं कि दूसरा तोड़ दिया। अरे कांच ही तोड़ा है, किसी का सर नहीं। तुम्हें कौन समझाए। सुनो, कल तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्यों? तो जिमखाना क्लब चलें क्या? हाँ ठीक है। ओके। अच्छा पद्मा, एक बात का ध्यान रखना। क्या? कल हमारी पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि पोस्टल डिपार्टमेंट से है। जी हाँ जी। और आप? मैं हूँ मिस्टर खन्ना, IAS। हमारे लिए पोस्टल डिपार्टमेंट एक अजीम संस्था थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट का चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि इसे चमकदार बनाने की जरूरत है। आपके क्या कहने हैं इसके बारे? जी नहीं, मेरा माफ कीजिए, लेकिन हाल में कभी पोस्टल डिपार्टमेंट गए हैं आप? हम गए थे, लेकिन बहुत पहले गए थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वहाँ जाइए और जाकर खुद देखिए कि अब हमारा डिपार्टमेंट पहले से कितना ज़्यादा स्वच्छ और चमकदार है। खन्ना सर। और जनाब कैसे हैं? मैं I'm fine and you? Me too. Meet my two friends. Sorry, आपका नाम? जी मैं अजय और ये मेरी वाइफ पद्मा। हम दोनों पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। और ये है हमारे हबीब जी, जो कि हाल ही में स्पेन में भारत के राजदूत थे। अच्छा, तो आप लोग पोस्टल डिपार्टमेंट से? जी हाँ। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा। इस वर्ष के दौरान मैंने पूरा यूरोप घूमा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब की पोस्टल डिपार्टमेंट बड़ी तेज़ी से बदल रही है। इनकी सर्विस मेट्रो ट्रेन की तरह फास्ट है। जहाँ तक मुझे लगता है इंडियन पोस्टल सर्विस को ही बदलना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, फिर भी हम इंडियन उसी पुरानी पोस्ट कार्ड लेटर पर अटके हुए हैं। भला आज के ज़माने में कोई पत्र लिखता है क्या? हमें ही ले लीजिए, ज़माना हो गया पत्र लिखे हुए। आज तो टेलीविज़न का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है, सूट और बूट का ज़माना है। कोई 1960 का ज़माना तो नहीं। ये बड़े अफसोस की बात है सर। निर्विवाद रूप से टेलीफोन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हम आवाज़ सुनते हैं, पर यह भी सत्य है कि टेलीफोन एक कॉन्वर्सेशन रूटीन है, जबकि पत्र एक रोमांस है। अरे वाह, काबिल तारीफ। क्या तारीफ? आज क्लब में स्पेन के राजदूत और IAS के अधिकारी मिले, जो बोल रहे थे कि डाक विभाग अब पुराना हो गया। कुछ हद तक बात सही है। इनकम टैक्स विभाग कभी पुराना नहीं हो सकता, लेकिन एक समय था जब लैंड रेवेन्यू ही गवर्नमेंट की प्रधान आमदनी होती थी। इनकम टैक्स तो बाद में आया। चीज़ें बदलती हैं, डाक विभाग को बदलना ज़रूरी है। हमें वो देना चाहिए जिसकी आज मांग है। बात फायदा या घाटे की नहीं है। सरकार हमारा खर्च तो चला ही रही है। बात लोकाभिमुख होने की है। करदाता को डाक विभाग का बोझ उठाना सही नहीं है। इट इज़ रॉन्ग इन इकोनॉमिक थ्योरी। हम आर्मी या पुलिस जैसे नहीं हैं कि हमारा खर्च करदाता संभाले। अजय ठीक कहता है, हम टैक्स वसूल करने वालों में से नहीं हैं। हम ग्राहकों को सेवा देते हैं और उसका पैसा लेते हैं। वी आर अ बिजनेस, लेकिन हमारी नींद कभी खराब नहीं होती।
सरकार जो है ये हमें मरने नहीं देगा। पोस्टल सर्विस गरीबों के लिए है। हमें जानना जरूरी है कि आज की डिमांड क्या है। लेकिन मैं ये सब क्यों सोचूं? अपना काम करो और ऐश करो। पर नहीं, विजन भी तो हम अफसरों का काम है। हो सकता है कि मैं कल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में चली जाऊं, आईएएस की तरह। आईएएस को तो यही काम है, आज यहाँ तो कल वहां। मैं भी तो शायद यही चाहती हूँ। क्या ये सच नहीं है कि हम सब पावर चाहते हैं? लोग अक्सर अपने प्रमोशन के बारे में सोचते हैं, मगर मैंने अपनी ड्यूटी और प्रमोशन दोनों के बारे में सोचा। और शायद आज प्रमोशन मेरे बारे में। इस तरह कुछ प्रोबेशनर से मिलने पहुंची। ये प्रोबेशनर्स क्या बोलते हैं, मैं भी तो सुनूं जरा। हम भी तो एक जमाने में प्रोबेशनर्स थे। मैं तो आयकर विभाग में जाना चाहता था। बट डू यू नो गाइज, आईएएस सेवा सबसे ऊपर है और मेरी मानो तो आने वाला कल आईएएस वालों का ही है। क्यों परिधि, एम आई राइट? यस आसरा, आईएएस हमेशा राज करेगा। आने वाला कल इंजीनियरों, डॉक्टरों और वकीलों का होगा। बिल्कुल सही। अब पोस्टल सर्विसेज पुरानी हो चुकी हैं। इस सर्विस में अब करने को बचा ही क्या है? इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में पत्र कौन लिखता है? तुम सब आलसी हो गए हो और थोड़े बेवकूफ़ भी। दरअसल पत्र लिखने का कुछ अपना ही मजा है। और हाँ कुमार साहब, पोस्टल सर्विस कभी पुरानी नहीं हो सकती। यस, मनु इज राइट। और मुझे बताया गया है कि पार्सल की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और बढ़ा लो ताकि पोस्टल डिपार्टमेंट कर्ज में डुबकी लगा लगा कर मर जाए। फिर हम आ जाएंगे मालाओं का हार चढ़ाने। ये प्रोबेशनर्स वैसे ही हैं जैसे हम हुआ करते थे। प्रमोशन कब दोगे, विदेश कब जाएंगे। काफी प्रोबेशनर्स सिविल सर्विसेज एग्जाम फिर से देते हैं। वो आईएएस में जाना चाहते हैं। यह सब ठीक है, पर इन्हीं चीजों में व्यस्त रहना भी ठीक नहीं है। काम का मजा भी तो आना चाहिए। ये इनको कौन सिखाएगा? इनको तो नियम पढ़ाए जाएंगे और इस तरह नियमों में कैद हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि नियम एक फ्रेमवर्क है, एक कैनवस है जिसमें हमें रंग भरना है। अजय ठीक कहता है, अगर नियम ही सब कुछ होते तो अजय सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्रिएटिव जॉब है। एडमिनिस्ट्रेटर चित्रकार बनना चाहिए। चलो, आज मैं प्रोबेशनर्स को एड्रेस करूंगी तो यही विचार उनके सामने रखूंगी। भाई आखिरकार पोस्ट ऑफिस में हमें नौकरी मिली गई। हाँ मोनू भाई, लेकिन हम लोगों से ज्यादा तनख्वाह तो पोस्टमैन की है। अरे इतनी ज़्यादा भी नहीं भाई, हमारी तनख्वाह। ये काम तो हमें बस अच्छा लगता है क्योंकि इससे हम जनता के बीच में रहते और जनता हमारे बीच में रहती है। आपको डाक बांटने से जनता से पैसे मिलते हैं ना? कौन पैसे दे रहा आजकल? ये तो बस आपस में हमारे और जनता के बीच में प्यार रहता है। आप लोगों को तो नौकरी मिल गई, सरकार ने हमें तो कुछ भी नहीं दी, कुछ सुविधाएं भी नहीं दी। क्या बातें चल रही हैं यहाँ पे? सब ठीक चल रहा है ना? जी मैडम, ठीक है, सब ठीक है। नौकरी बढ़िया चल रही है? हाँ चल रही है। ठीक है ना। सही बात है। ठीक ही कह रहे हो। मॉम, मैं बैडमिंटन खेलने के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा, ध्यान से खेलना और समय पर वापस आ जाना। अरे आ जाएगी। वैसे सेक्रेटरी सुबोध अगले महीने रिटायर होने जा रहा है और हम दोनों बोर्ड के मेंबर तो बन ही चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम एक कदम और आगे जाने वाली हो। मेरा मतलब है कि सेक्रेटरी सुबोध के रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा ही नंबर है। पर जैसा कि तुम जानते ही हो कि सेक्रेटरी की पोस्ट अनकैडर्ड नहीं है। क्या पता मेरी जगह किसी आईएएस ऑफिसर को दे दी जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। पोस्टल सचिव हमेशा भारतीय डाक सेवा से ही आए हैं। यहाँ की ऐसी परंपरा रही है।
देखो क्या होता है। वैसे याद आया, मीडिया वालों का मैसेज आया था, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन्होंने अटकल लगाई होगी कि मैं सेक्रेटरी बनने वाली हूँ, पर मैंने मना कर दिया। जब तक प्रमोशन नहीं होगा मैं हाँ नहीं कहूँगी। प्रमोशन होगा तो देखी जाएगी। सही किया। आज हमारे इनसे मिलिए प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, पद्मा जी, जो कि डाक विभाग में सचिव के पद पे कार्यरत हैं। सो इस प्रोग्राम में हम पद्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां एक तरफ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जीमेल, इंटरनेट मौजूद है, वहीं दूसरी ओर डाकघर है, तो क्या डाकघर आज की इस डिजिटल आंधी का मुकाबला कर सकता है या नहीं? इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे पद्मा जी से। तो आइए पद्मा जी से हम बात करते हैं। पद्मा जी नमस्कार। नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, गला ख़राब है। पद्मा जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। पद्मा जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज़ादी से पहले डाकघर अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग समझा जाता था। सरकारी पत्राचार या आम नागरिकों के पत्राचार डाकघर के माध्यम से ही होता था, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में डाकघर का वो रोमांस दिखता नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या चाँद भी कभी पुराना होता है? पद्मा जी, आप तो भावुक हो गई। हमारा विभाग ही थोड़ा भावुक है। सरकारी विभाग होने के बावजूद भी हम पब्लिक के दिलों में समाये हुए हैं। पोस्टमैन का आज भी तहे दिल से घरों में स्वागत किया जाता है। लेकिन पद्मा जी, पुराना किला आज के इस डिजिटल दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी आ गई, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम जीवन के मधुर क्षणों को खो दें। लेकिन पद्मा जी, एक बात बताइए, आप खत लिखती हैं? बिल्कुल। कल ही मैंने अपने पिताजी को खत लिखा, उनके खत का उत्तर देने के लिए। उनका खत पढ़ने में और उन्हें खत लिखने में बहुत मज़ा आया। हम जीवन के मधुर क्षणों को टेक्नोलॉजी के नाम पर नकार दें, ये सही नहीं है और टेक्नोलॉजी का यह अर्थ भी नहीं है। चलो मान लिया आपकी बात, आपकी संवेदनशीलता को समझता हूँ और इसके लिए दाद देता हूँ, लेकिन आप डिजिटल सुविधा को नकार नहीं सकती। डाकघर आधुनिक जीवन को नकारता नहीं है, बल्कि हम तो इसमें बराबरी कर रहे हैं और ई कॉमर्स के बिजनेस में तो हम पूरी तरह से बराबरी कर रहे हैं। लेकिन पद्मा जी, कोरियर आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हाँ, और हम उनके साथ कर रहे हैं। देखिए, हमारा सामाजिक दायित्व पूरी दुनिया में है। आप चिट्ठी कहीं भी दीजिए, हम इसे इनकार नहीं करते, और कहीं भी चिट्ठी को पहुंचाना है तो हम उसे वहां पहुंचा कर ही रहते हैं। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन कहते हैं। पर स्पीड पोस्ट जैसे कमर्शियल वेंचर में हम बिजनेस करते हैं और यहाँ हम प्रॉफिट की बात भी करते हैं। चलो मान लिया पद्मा जी, आप बैंक भी चलाती हैं। डाकघर बैंक दूसरे बैंकों की तरह बिजनेस ही तो है। जी नहीं, डाकघर बैंक ये एक सरकारी पहल है। डाकघर जैसा देशव्यापी संगठन और किसी भी सरकारी या निजी व्यवसाय का नहीं है। अगर सरकार इसका उपयोग करेगी तो इसे पब्लिक सर्विस कहेंगे, लेकिन अगर निजी व्यवसाय से यूज़ करेगा तो इसे बिजनेस कहा जाएगा। लेकिन पद्मा जी, डाकघर निरंतर घाटे में रहा है। असल में घाटा या फ़ायदा ये शब्द डाकघर के लिए कुछ सही नहीं है। सरप्लस और डेफिसिट, दीज आर द राइट वर्ड्स। हमारा काम सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है और हम करदाता पर बोझ भी नहीं बनना चाहते। हमें तो ऐसे प्रोडक्ट्स लाने हैं जो पब्लिक चाहती है। असल में बात प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, बात है कस्टमर ओरिएंटेड होने की। और हमें तो जीना भी है और मुस्कुराना भी। आपने बिल्कुल सही फरमाया पद्मा जी, ये नीति है भी बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से आमदनी और प्रॉफिट के आधार पर ही डाक विभाग चलनी चाहिए।
अगर इससे आपका तात्पर्य यह है कि हमें लोकाभिमुख होना चाहिए तो मैं आपसे सहमत हूँ। ग्राहक गरीब हो या अमीर, ग्राहक को मद्देनज़र रखकर ही हम अपना कपड़ा काटते हैं ताकि पहराव सुंदर बने। लेकिन पद्मा जी, आप एक सरकारी सर्वेंट हैं, कौन करता है इसकी परवाह? हम परवाह करते हैं। हमारे लिए ये एक रोमांचकारी कार्य है और सरप्लस हो या डेफिसिट, डाकघर के सामने तो ये एक चुनौती है। और आपने ये चुनौती स्वीकार कर ली? बेशक। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। आप इस प्रोग्राम में आई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। किसी की काना सुनने, ना किसी को अपने कहने, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, नदिया गहरी, नदिया गहरी, नदिया गहरी, नदिया